अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना रमज़ान। नाजरीन, हमारी गफलत कहें, कोताही या किस्मत, लेकिन हमारे मुल्क में मौत बहुत ही सस्ती हो गई है और वजह कोई भी हो लेकिन मौत बढ़ती रहती है। लाड़काना का जो अस्पताल है उसमें बच्चों की अमवात का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, नाकाफ़ी सहूलियात हैं, लेकिन 3 रोज़ में हलाकतों की तादाद 7 हो गई है। वो फूल जो अभी पूरी तरह से खिले भी नहीं थे, पहले ही मुरझा रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है, किसके हाथ पर इनका लहू तलाश किया जाए, और अगर इस किस्म के वाक़यात को रोकना है तो क्या करना होगा। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। क्या सिर्फ तहकीकाती रिपोर्ट अगर गवर्नर सिंध को पहुंच जाएगी तो क्या ये सिलसिले बंद हो जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारा जो सवाल होगा आज का वो भी इसी अहम इशू से रेलेवेंट है, और सवाल हमारा ये है कि क्या आप समझते हैं कि गरीब और उसके बच्चे के मुकद्दर में ऐसी ही मौत है? क्या आप समझते हैं? इस पर अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं अपने फ़ोन कॉल के ज़रिए। इसके साथ साथ आप SMS कर सकते हैं, फेसबुक पर भी राबता करके अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक खबर दी थी अपने प्रोग्राम में कि जो एक टैक्स नेट है उसमें उसको बढ़ाने के लिए कुछ इस किस्म के कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं FPR की जानिब से, कि जिसके तहत काले धन को सफ़ेद किया जा सकता है, बहुत ही मामूली सा जुर्माना देकर कह लें या टैक्स देकर कह लें, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें हैं लीगलाइज हो जाएंगी, काला धन। तो इस पर जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसके मुसव्वदे पर आज हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे, और इसके लिए हमें ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं टैक्स लॉयर माहिर मईशत डॉक्टर इकराम हक साहब। उनको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सईद काजी साहब और समी इब्राहिम साहब, तो इनसे भी हम इनकी स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो काजी साहब, पहले तो आप बताइए आपके पास क्या स्टोरीज़ हैं? एक तो ज़ाहिर आपने बता दी स्टोरी जो डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। दूसरा, बलूचिस्तान में जो सादिक उमरानी हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि जितनी इमदाद पहुंची है फ्लड विक्टिम्स के लिए वो 3% लोगों तक पहुंची है और 97% लोग महरूम हैं। 22 अरब रुपए का नुकसान हुआ है हमारी फसलों का और सैकड़ों लोग मर गए हैं। तो ये इस स्टोरी पे मैं बात करूंगा। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से जो हम सुन रहे थे पिछले दिनों में भी कि यहाँ से वो मूव कर रही है बावजूद, अब वो इंडिया में भी जाने का अब हमें इशारा मिला जब से इंडिया ने हमें अलाउ किया। और वजह उसकी क्या है? कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है, और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हैं, इस पर बात करूँगा। और आखिर में अगर वक्त मिला तो एक जर्मन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अफगानिस्तान के ज़मन में आई है, और फिर ये भी याद रहे कि 2000वां अमरीकी फ़ौजी मारा जा चुका है, और इनसाइड अटैक्स जो वहाँ पर हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 50 से ज़ायद लोग मर चुके हैं अमरीकी फ़ौजी जो इनसाइड अटैक जो अफगान फौज उन पर करी है, जिनको वो ट्रेन कर रहे हैं। ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, समी साहब आपके पास क्या? समीना, मैंने जो आज स्टोरीज पिक की हैं उनकी कुछ तफसील जो है वो रोज़नामा दुनिया में मौजूद है। एक तो स्टोरी है कि ISI ने नेक्टा जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अथॉरिटी है उसको वजारत दाखिला के मतहत करने की मुखालफत की है। उनका ये कहना है कि इसको वज़ीर-ए-आज़म के मतहत किया जाए। क्यों उन्होंने ये इतराज़ किया और क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। दूसरी ये खबर है जो बैरून मुल्क से कॉल्स आती हैं पाकिस्तान को, उनके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। वो 1.5 सेंट होता था पर मिनट रेट का हिसाब, अब उसमें 700% ऑलमोस्ट इजाफा कर दिया गया। ये भी रोज़नामा दुनिया की फ्रंट पेज स्टोरी है, जिसमें कि अब करोड़ों रुपए जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनसे लिए जाएंगे। इस पर बात करेंगे कि ये क्यों किया गया और अब उसके क्या असरात होंगे, इसका फ़ायदा किसके पास जाएगा। तीसरी जो मैंने स्टोरी आज पिक की है समीना, वो अख्तर जो मैंगल साहब थे वो होके वापस चले गए, बड़ी उनकी पजीराई हुई। कॉलम निगाज ने भी बहुत कुछ लिखा। ये मैं एक पिक किया है जिस पर बात करूंगा। इरफान सदीकी साहब का एक कॉलम है जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 नुकात जो हैं वो कोई बड़े मुख्तलिफ हैं शेख मुजीब के 6 नुकात से अख्तर मैंगल साहब के, और बड़ा उन्होंने एक मंजर कशी की है। जबकि अख्तर मैंगल साहब का भी एक मैंने बयान और इंटरव्यू निकाला जिसमें उनका ये कहना है कि वो जो मुजीब के 6 नुकात थे उनमें भी कोई मजाका नहीं था, मैं उनको इंडोर्स करता हूँ। तो इस पर बात करूंगा कि ये इतनी पजीराई उनकी, और फिर ये कहना कि वो तो ये कह ही नहीं रहे या उनकी इन चीज़ों से मुख्तलिफ है, जबकि वो एक चीज़ को ऑन कर रहे हैं। इस पर बात दौरा रहा है उनका, बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स ने उनसे मुलाकातें भी की हैं। तो बहरहाल इन तमाम इशूज़ पर नाज़रीन आज बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाड़काना में। 7 बच्चे 3 रोज़ के दौरान हलाक हो गए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें सही सहूलियात फ्राहम नहीं की गई हैं। इस पर हम अपने नुमाइंदे से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। 3 रोज़ बाद भी इंतज़ामिया जागी है या नहीं, वहाँ कोई पहुँचा है या नहीं। लेकिन ये जो फ़िलहाल सिचुएशन सामने आई है उस पर बात करते हैं। कायद साहब, बहुत ही अफसोसनाक बात है, बच्चे जो हैं उनको भी वो बेचारे खिले भी नहीं थे, वो फूल जो मुरझा रहे हैं। देखिए, ये जो ओवरऑल आप सारा देखती है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें ज़बूं वाली होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिपेयर करना पड़ता है। चाहे वो आपकी फैक्ट्रियों में लगने वाली आग हो, चाहे आपके हॉस्पिटल्स में। अब ये बताया जा रहा है जी कि वहाँ जनरेटर्स बंद हो गए थे, तो आप उनको मेंटेन करना पड़ता है। आपको रियासत में से कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि ये जो इंतहाई वाइटल चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को मुतासर क्या ख़त्म कर सकती हैं और ख़त्म कर रही हैं, उनको आप पैसे देने पड़ते हैं। अभी डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेंगे, 0.8 पर लेस देन 1% आप हेल्थ पे खर्च करते हैं और खुद जो है वो आप बाहर जाके इलाज करवा लेते हैं, आपका कोई इशू नहीं है। यहाँ भी 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं। तो ये है, जिस तरह आपने सवाल भी अभी बताया कि क्या हमारी प्रायोरिटी है आम आदमी की सेहत को बचाना या हम अशोई करते हैं। एक कॉस्मेटिक सी बात की सियासी बयान दिया और निकल गए। लेकिन आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं जहां पब्लिक, पहली बात तो ये कि क्या पब्लिक हॉस्पिटल, या तो पब्लिक हॉस्पिटल ऐसे हों कि जहां हमारे हुक्मरान भी जाके इलाज करवाएं, ये तो वहां जाते ही नहीं है। वहां जाके देखें क्या हालत है। तो इसलिए हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये गफलत है या फिर समी साहब ये गफलत है या फिर कोई वाकई में, मैं उनकी बात में इतनी लॉस्ट हूं कि मुझे वाकई में ख्याल ये वाकई ये घुमा देते हैं, बात इस तरह से करते हैं कि घुमा देते हैं। जो बात है ना लाड़काना में बच्चों की, ये सही है, जुबों हाली तो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन वहां पर जो बात हुई ना, मैं अपने नुमाइंदे से बात कर रहा था, अगर वो लाइन पे आ जाएंगे तो वो भी बताएंगे कि जनरेटर्स में डीजल नहीं डाला गया, तो उसी वक्त लोड शेडिंग भी हो गई। प्योर केस है नेग्लिजेंस का, प्योर आप लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। रिसोर्सेज की कमी ओवरऑल तो है, लेकिन कम से कम इस पर्टिकुलर वाकये में उन्होंने 2 बताई इसकी। उन्होंने कहा 3-4 दिन पहले तो ये हुआ कि जिस वक्त डॉक्टर्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी उस वक्त जनरेटर्स बंद हो गए क्योंकि उसमें किसी ने डीजल नहीं डाला और एन उसी वक्त लोड शेडिंग हो गया। अब ये जो बच्चे थे छोटे, इनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, जैसे ही वो सिस्टम बंद हुआ तो वो बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिली। वो कुछ 4-5 बच्चे थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए उसमें। और नुमाइंदे हमारे जो मेरी उनसे बात हुई थी वो ये बता रहे थे कि बाद के जो 3-4 वाक़यात हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्टिंग फिगर है, कुछ 7 बता रहा है, कुछ मीडिया आउटलेट्स में मैंने देखा है कि मरने वालों की तादाद 14 हो गई। जो काई साहब एक और उन्होंने बात बताई वो ये कि लाड़काना का जो ये हॉस्पिटल है ये 3-4 अजला को कैटर करता है। वहाँ पर जो ये नौज़ायदा बच्चे हैं छोटे, उनकी किसी जगह पर भी कोई क्लिनिक नहीं है जहाँ पर उनको ले जाया जाए। तो बाद में जो मरने वाले बच्चे हैं उनमें से शायद कुछ इसलिए भी अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे कि वो बीमार थे, लेकिन क्योंकि मीडिया का फोकस ज़्यादा था तो वो तादाद उसी में बढ़ती जा रही है। अब एक इंक्वायरी जो रिपोर्ट, लेकिन आप इस बात को डिनाई तो नहीं कर सकते जो कायद साहब ने कही है कि हमारे वाकई ही प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग आके जुबानी कलाम में फिगर दे देते हैं। मुझे ये बताएं, सिर्फ नेग्लिजेंस तो है ही नेग्लिजेंस, लेकिन बात असल है ना, मेरे को ये क्या हुआ था PSC में, जब जहाँ लाहौर में जब बच्चे आग लगी थी, बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले 100 लोग मर गए थे जिनकी दवाइयां जाली थी आज तक। और ये भी देखें कि प्यूरेटिव एक्शन नहीं होता। अभी हमें नहीं पता कि भाई वो जो 100 बंदों की जाली दवाइयां थी वो फैक्ट्री वाले के साथ क्या हुआ, वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसका क्या बना, और आप मौत बेच रहे हैं और फिर आप सजा नहीं देते। ठीक है, और फिर जो सरकार के जो नुमाइंदे अफसरान बैठे हुए हैं, वो जाहिर है जिसने अगर जाली दवाइयों का यहाँ किसी को ठेका दिया तो भाई फैसिलिटेट होके दिया होगा ना। अब आपकी जमहूरी हुकूमत ने, ये बात सही है। लाड़काना की जो स्टोरी, जब आज हम ये फैसला किया कि हम इसको पिक करेंगे, तो जो अफसोसनाक बात, क्योंकि देखें इस वक्त मरकजी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है और भुट्टो साहब लाड़काना से उनका ताल्लुक था, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनका ताल्लुक लाड़काना से। अब जो बिलावल हैं वो वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, और जरदारी साहब का भी ताल्लुक लाड़काना से बनता है। तो वहां पर इस तरह की बात के ये मेरे लिए ज्यादा तकलीफ देती। वो हमारे साथ लाइन पर लेकिन मैं मौजूद एक हैं, बात हयात कर दूं, खावर समी साहब मेरी बात से नाराज हो जाएंगे। ना गरीब आदमी का कोई लाड़काना होता है ना लाहौर होता है, एक जैसी कंडीशन उसे दामनगीर होती है। बहरहाल फिर बात चलिए, लाड़काना से ही हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हयात खावर साहब, उनसे बात करते हैं। हयात साहब, सारी सिचुएशन तो मीडिया में आ चुकी है, क्या उसके बाद वहां पर आपने देखा है हॉस्पिटल में जाके कि कोई इंतजामिया का बंदा पहुंचा हो, कोई हुकूमती एहलकार पहुंचा हो, उसने आके कोई एक्शन लिया हो? जी, जैसे काजी साहब ने फरमाया कि गरीब आदमी का कोई लाड़काना नहीं होता, सूरत हाल तो यहाँ से वाजे हो रही है कि ये पूरे पाकिस्तान की तरह लाड़काना में भी जो हो रहा है उसी तरह हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 2-3 किस्म के वाकयात हुए हैं। एक तो आज से 4 रोज कबल डॉक्टरों की शिफ्ट तब्दील हो रही थी। उस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ लेट हुआ और बिजली ना होने के सबब
बच्चों के वार्ड में हबस पैदा हुई और बदनसीबी से जनरेटर भी स्टार्ट ना हो सका, जिसके नतीजे में 5 नामालूम बच्चे दम तोड़ गए, जिसको मीडिया ने फोकस किया। अब कमजोर बच्चे जो मरने वाले हैं, जो इस वाकया के बाद एक्सपायर हो रहे हैं, अब उनको भी उस लिस्ट में डाला जा रहा है। अच्छा। नोटिस के बाद भी कमेटी तश्कील दी गई डीसीओ की जेर निगरानी में। तश्कील दी कमेटी में जब उस कमेटी का हतमी फैसला नहीं आया तो जो मरने वालों की तादाद है वो ज़ाहिर उसी लिस्ट में डाली जाएगी। जब तक इनका हतमी फैसला नहीं पहुंचेगा तब तक ये इशू जारी रहेगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ कि इस 7 बच्चे टोटल जो वार्ड हैं 7 हैं और फी वार्ड में 12 बच्चों की गुंजाइश है, मगर यहाँ पे इसी डबलिंग की गई है कि हर वार्ड में जहाँ 12 की बजाय 24-20 बच्चे जो हैं वो एडमिट किए जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ये भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि जैसे चेंज किया जाता है, पैरामेडिकल या डॉक्टर चेंज होते हैं तो वो बर वक्त ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से ऐसे वाक़या यही आपसे मजीद मैं जानना चाहूंगी है साहब कि आपने तो ये हॉस्पिटल विजिट किया है, यहाँ पर सहूलियात कैसी हैं? मतलब यहाँ पर जो स्टाफ है वो कितना मौजूद रहता है और जो दीगर सहूलियात हैं, जदीद आलात हैं, इक्विपमेंट कैसा है, इस बारे में भी कुछ आगे। और बल्कि ये भी बता दें, मैं 7 सवाल क्लब कर दूं कि कितने अजला हैं, कितनी आबादी है जो इस एक अस्पताल पे डिपेंड करती है? जी, मैं आपको ये वाजे कर दूं कि इस हॉस्पिटल में बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो भी आते हैं, सिंध के बिस्तर इलाके के लोग जो हैं समी साहब वो भी आते हैं, और डिवीजन है लाड़काना डिवीजन के 4 इजला जो हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल इन्होंने बनाया गया है उसकी बिल्डिंग जो है बिल्कुल महदूद है, लिहाजा इसको वसी बिल्डिंग की जरूरत है कि लोग जो लेकर आते हैं बच्चे वो इस नजरिए से लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे वहां जाएंगे उनकी जानें बचेंगी, मगर बिल्डिंग के सबब या दूसरे जो हालात इनके पास हैं उनके नामुकम्मल होने की वजह से उनके बच्चे जो हैं दम तोड़ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि बिल्डिंग इनके पास बिल्कुल मौजूद है और बिल्डिंग ना होने की वजह से डबलिंग ये करते हैं, एक एक बेड पे 4-4 बच्चे लिटाते हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रीट सही तरीके से नहीं मिलती और ऑक्सीजन गैस जो है उनकी भी तादाद कम है। अगर मैं आपको ये वाजे करता चलूं कि ये वो बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही कमजोर होते हैं, उनको फौरी तौर पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उनको यहाँ लाया जाता है। अगर उनको बर वक्त ऑक्सीजन गैस मुहैया की जाती है तो वो बच्चे सेहतमंद हो जाते हैं और उनके वो अपनी ठीक है, यानी जो भी उनकी कमी है वो पूरी हो जाए तो फिर उनका इलाज मुमकिन हो सकता है। अच्छा, ये बता दीजिए मुख्तसरन हयात साहब के इस वाक़े के बाद यहाँ पर कोई जो नुमाइंदा है सूबाई असम्बली का, कौमी असम्बली का, उसने आके कोई विजिट करने की कोई कोशिश की है कि भाई देख लें कि क्या हो रहा है? जी, जैसे पहली रात ये इशू हुआ था तो उस रात गवर्नर सिंध ने नोटिस लिया था। नोटिस के बाद ये था कि डीसी ज़ेरे निगरानी एक कमेटी तैयार कर दी गई थी। उस कमेटी में मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि एक रिपोर्ट हम 3 दिन के अंदर जो है ना फाइनल करके दे देंगे और दूसरी रिपोर्ट जो है वो 15 दिन के बाद लगेगी। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन इन्होंने दिया है, ये बहुत 15 दिन बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। इतनी देर कौन इंतजार कर सकता है? कमेटी चल रही है लेकिन अभी तक किसी ने आके विजिट करने का तरद्दुद नहीं किया। शुक्रिया आपका। हाँ ठीक है, शुक्रिया आपका हयात खबर साहब। आपने बच्चे गरीब के थे, 15 दिन दें, 15 महीने दें, 15 साल दें, जो भी दें, वो कभी उसकी रिपोर्ट आएगी नहीं। और अगर रिपोर्ट आएगी तो उसमें कभी भी किसी को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा। और अगर कोई मुर्द इल्जाम किसी को ठहरा भी दिया तो क्या कवानीन है, क्या उसको सजा होगी? ये जो आपका सवाल है ना कि क्या गरीब के मुकद्दर में ऐसी ही मौत है, ये है बेसिकली जिसको तब्दील करने की जरूरत है। जी, जो 300 मजदूर मारे गए थे, वहाँ के फोरेंसिक के जो हेड्स हैं उन्होंने कह दिया जी कि हमारे पास वो यानी आप काज ऑफ डेथ अगर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते तो आप बंदे को इंडाइट ही नहीं कर सकते। सही है, काज ऑफ डेथ जब नहीं होगी तो मुकदमा ही नहीं होगा, लिहाजा वो बच गए, वो भी बच गए, वो भी चले गए, बयान भी उन हो गया। 4 चेक जो है तौहीन और तजलील के जो हमने तरीका बना रखा है, खैरात फेंकते हैं, राइट को खैरात बना के देते हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। और यही वहां पे हो रहा है। अभी वो क्या कह रहे हैं, एक बेड पे 4-4 बच्चे हैं। अब मसला क्या है, पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं, भुट्टो साहब की भी बात करते हैं, वो जरा बजट तो निकाल के देखें। जो पाकिस्तान के वाहिद इंडिपेंडेंट जो वजीर खजाना जो तारीख में एक बार ही लगा था, जो भुट्टो साहब ने लगाए थे और थोड़े अर्से के लिए आए थे, वो सारा टेन्योर नहीं रहे थे, कि उन्होंने हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए कितने पैसे रखे थे। और भाई पैसे रखेंगे तो काम होगा ना। आप डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, ये जो हम हेल्थ पे स्पेंडिंग करते हैं, अभी आऊंगा मैं उस मौजू की तरफ जिसके लिए हमने आपको मदऊ किया है, लेकिन जो लेस देन 1% इफ आई एम नॉट रॉन्ग और जो एलोकेट भी किया जाता है वो खर्च ही नहीं होता। क्या कहेंगे आप?
جی پورا نظام جو ہے اس کا جو ہمارے ہاں ہے صحت کا وہ اس قدر خراب ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو پبلک ہاسپٹلز میں سہولیات دی جائے وہاں سے اس کو کوشش کر کے کمرشلائزیشن کر کے باہر لایا گیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے کہ جو مراعات یافتہ لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ تو ہیلتھ سروسز بائی کر لیتے ہیں، اور غریب لوگ جو 10 سال پہلے جس طرح کی سہولیات ان کو مل جاتی تھی ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو یہ صرف پیسوں کا ہی مسئلہ ہے ایک جگہ تو، کہ آہستہ آہستہ ہم نے ایلوکیشن کم کیا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی کرمینل نیگلیجنس ہے ریاستی اداروں کے اوپر کہ انہوں نے جان بوجھ کر اس کو کہنا چاہیے کہ اس کو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے باقی معاملات میں ہم بہت بڑی ناکامی کا شکار ہے، اسی طرح جو ہمارے ہاں ایجوکیشن ہیلتھ بہت بنیادی دو سہولیات کا مسئلہ ہوتا ہے جو ہر ریاست کی ذمہ داری ہے، لا اینڈ آرڈر، لوگوں کی جان و مال، پھر ہیلتھ اور ایجوکیشن، اس میں اب ہم اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ آج کی خبر جو آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہے کہ شرم سے ہمارے سر جھک گئے ہیں کہ کس حالات تک ہم نے چیزوں کو پہنچا دیا ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ معیشت دان بھی ہیں، یہ فرمائیے کہ یہ کتنا تعلق ہے ایک ریاست میں رہنے والے لوگوں کی جو صحت ہے، ان کی جو استعداد کار ہے، جو گروتھ ریٹ سے اس کا رشتہ ہے کہ ایک ہیلتھی سماج جو ہے وہ یہ ذرا بتائیں گے ناظرین کو؟ جی یہ دیکھیں، اس میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ اکانومسٹ تھے، اور اس میں خاص طور پر ہمارے بنگال کے نوبل پرائز یافتہ امرت سین نے بہت بڑی سٹڈیز کی، اور ان کی تھیریز کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، اور انہوں نے اس بات پہ اتنی زور دیا، اور اس کو بہت سے ملکوں نے ابھی آپ نے دیکھا اس کو فالو کیا اور بڑے اچھے رزلٹ لیے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک آپ ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو اور ہیومن ریسورس کو ڈیولپ نہیں کریں گے، ویسٹ کا دیا ہوا کوئی بھی سپر امپوز ماڈل آپ کے ہاں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو فرسٹ تھنگ فرسٹ، آپ کو پہلے سب سے لوگوں کی صحت اور ان کی تعلیم کے بارے میں بہت سیریس اور لانگ ٹرمز پلان بنانے پڑیں گے۔ یہاں سب سے بڑا جو ہمارا بحران ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اسی بات پر ہے کہ آپ دیکھیے کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد، جس میں ہمارے ینگ لوگ اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بنیادی سہولیات سے ہی محروم ہیں، جس کی وجہ سے اب ہم ایک ایسے تاریک مستقبل کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کے نتائج جب اگلے 10-12 سال میں جا کر اور خوفناک طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں اس کو ویژولائز کر اس کے لیے ابھی سے ہنگامی طور پر جو ہے وہ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جب تک یہ اس کا کوئی بھی آپ کے ہاں معاشی ترقی کی کوئی بھی منزل، کوئی بھی رستہ، کوئی بھی تھیری کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک آپ ان بنیادی چیزوں کو پہلے ایڈریس نہیں کریں۔ اچھا ایک میں آپ سے، آپ کیونکہ قانون دان بھی ہیں اور یہ ٹیکس اور دوسرے تمام معاملات پر آپ کی نظر ہے، ایک ہم کرمنل نیگلیجنس کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو نیگلیجنس وہ ہے کہ آپ نے جو پراپر ریسورسز چاہیے وہ ایلوکیٹ نہیں کیے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے یہ ہمارا نمائندہ بھی بتا رہا تھا، آپ نے سنا کہ جنریٹر آن نہیں ہوئے کیونکہ اس میں ڈیزل نہیں ڈالا گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس طرح کا، وہ تو کوئی ریسورسز کی کمی کی یہ وجہ نہیں ہے، ہر کیس مختلف ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے قوانین ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں پونیٹیو ایکشن ان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جی سمیع صاحب، بڑی افسوس کی بات ہے کہ قوانین جو ہم نے بنائے انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے کہ محکمانہ کارروائی فوری طور پر آپ معطل کر دیں، اس کے خلاف پھر ایک لمبی کارروائی شروع کریں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کن زندہ ہیں، کن حالات میں زندہ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے قوانین بدل دیے، فوری طور کے اوپر ایسے کرمنل نیگلیجنس کے اوپر کمپنسیشن، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کا مداوع، نہ ہم نے اپنے قوانین کو ان کے مطابق کیا، اور مشینری پھر اس کے اگر جہاں کوئی ایسے قوانین موجود بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ اتنا ہم نے جوڈیشل ایکٹیویزم کا شور کرتے ہیں، مگر یہاں پہ بھی وہی پرابلم ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو ڈھانچہ ہے، قانونی ڈھانچہ جس کے اندر آپ کو بنیادی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، جس سے آپ کو فوری طور پر لوگوں کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور اس کی بجائے ہم ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جس سے فوری طور پر سماج کے اندر کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں ہیں۔ سیاسی طور پر تو اس کے اندر پوائنٹ سکورنگ ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی آپ کے ساتھ میں بالکل متفق ہوں کہ دیکھیے یہ سب سے بنیادی ایشو یہی ہے کہ جب کرمنل نیگلیجنس کا آپ کو فوری طور پر اس کا کے خلاف کوئی بھی آپ کو
कोई उसका हल नहीं मिलता तो फिर लोग दूसरे जो हैं वो समझते हैं कि ये तो हम भी ये करके छूट सकते हैं, हमारा भी क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक महकमाना कार्रवाई होगी, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, 6 महीने बाद फिर बहाल हो जाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिली तो किसी और स्टेशन पे मुझे लगा दिया जाएगा। ये एपैथी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बैनुल-अक़वामी तौर पर भी डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरह के क़वानीन होते हैं उसके बारे में कुछ हमें भी बताइए कि किस तरह से लोगों को किस किस्म की जो गफलत है उस पर किस किस्म की सज़ाएँ हो सकती हैं। और इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, ये ज़रूर बताइए कि जब इस तरह का जो विक्टिम है उसकी कंपनसेशन का क्या निज़ाम है, वो किस तरह से उसको दिया जाता है? जी, बाहर के मुल्कों में जितने प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अपनी इंश्योरेंस करवा कर रखनी पड़ती है, क्योंकि वो अगर उनसे किसी तरह से सहवन भी गलती हो जाए तो विक्टिम का राइट ऑफ कंपनसेशन जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड होता है। एक तो वो लोग अपनी मॉरली और प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा अपने आप को इस बात पे हमेशा मुतमिन रखते हैं कि उनसे कोई अगर सहवन और अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो उनको फौरी तौर पर वो इंश्योरेंस कंपनी इस बात की पाबंद होती है कि वो विक्टिम को कंपनसेट करे। और इन लोगों को जिनसे गफलत होती है, चाहे वो लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों या और प्रोफेशनल हों, उनकी फिर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है कि अगर आप इतना अर्न कर रहे हैं तो आपके ख़िलाफ़ पिछले साल इतने कंपनसेशंस के क्लेम आए तो अब आपकी इंश्योरेंस, तो एक निज़ाम के अंदर ही उन्होंने चेक एंड बैलेंस के निज़ाम रख दिए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। हमारे यहाँ अभी ये तसव्वुरात से हम बहुत दूर हैं, बल्कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि रियासत के अंदर जो सरकारी अस्पताल हैं उनके अंदर हो, चाहे सरकारी महकमे हो, हर जगह किसी किस्म की भी कानून कंज्यूमर को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, आम आदमी की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जी, कोई प्रोटेक्शन। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन समी साहब, कायद साहब, आप लोगों के साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी स्टोरीज पर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे, जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे जिक्र किया था कि जो काले धन को सफ़ेद करने की बात हो रही है, कैसे किया जाएगा। लेकिन पेशतर इसके कि हम इसके जानिब जाएं, हमारे साथ 2 कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमानुल्लाह साहब अमेरिका से मौजूद हैं। जी अमानुल्लाह साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, सरदार मेंगल साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए और चले गए, और खास बात मैं बताता चलूँ कि बलूचिस्तान का हर फर्द और हर बच्चा पूरे पाकिस्तान का मालिक है, हर बलूची पाकिस्तानी है। और सबसे अहम ये बताता चलूं कि कश्मीर अगर पाकिस्तान की शहरा गए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। दुश्मन ये समझ ले कि अगर बलूचिस्तान से घुसने की कोशिश की तो बलूचिस्तान के ही रास्ते वापस पूरे हिंदुस्तान को रशिया बना दिया जाएगा। ना सोवियत यूनियन रहा और ना ही हिंदुस्तान रहेगा। ठीक है, आपके जज्बात पहुंचे, शुक्रिया अमानुल्लाह साहब से बताता चलूं। जी शुक्रिया आपका अमानुल्लाह साहब। वक्त की बड़ी कमी है, माजरत चाहते हैं। आजम साहब भी फारूकाबाद से मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। काजी साहब और समी साहब को सलाम है। मेरा ना आपका ध्यान कराने का ये मतलब, पीटीसीएल में 26-27 हजार लोगों का माशी कत्ल किया जा रहा है। पूरी हुकूमत अदलिया सब खामोश हैं। आप ये जुल्म होने से रोकें, जबरदस्ती लोगों को सर्विस से निकाला जा रहा है। इन लोगों ने पीटीसीएल में ना वीएसएस मुतारफ करवाया था कि अपनी मर्जी से पीटीसीएल में जो हैं लोग वो रिटायरमेंट ले लें, लेकिन लोगों ने नहीं लिया और ये 2-2 हजार मील उनको ट्रांसफर कर रहे हैं कि ये वीएसएस ले लें। सदर पाकिस्तान वजीर आजम और चीफ जस्टिस से अपील है कि इन लोगों का माशी कत्ल होने से बचाएं। अच्छा ठीक है, आप इस सारी सिचुएशन के बारे में अगर कुछ मजीद आगाही रखते हैं तो आप हमें मेल कीजिएगा और उस पर हम फिर आपसे मजीद इस पर इन्होंने जो बात बता दी है, मैं ये बिल्कुल इन्होंने जो मसला उठाया है वो बड़ा अहम है जी। और हम इस पर वर्क करके कायद साहब बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कल का जो प्रोग्राम है ना वो हम इसी इशू पर करें। पीटीसीएल के जो मुलाजमीन को निकाला जा रहा है मुलाजमतों से,
کل انشاءاللہ تعالی ہمارا پرومس ہے کہ اس پر ہم بھی کام کر کے آئیں گے اور اسی سبجیکٹ پر پورا پروگرام کریں گے. صحیح ہے. اور جس کے پاس بھی اس سے ریلیونٹ جو بھی انفارمیشن ہو, اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ بھی اگر بات کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہم کہیں گے کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کچھ جو بات ہم کر رہے تھے قائد صاحب شروع میں کہ کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈاکٹر اکرام حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹیکنیکلی تو آپ سے قائد صاحب بھی بات کریں گے اور سوال جانیں گے کہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے سب, لیکن یہ جو تاثر ہے یہ درست ہے کیا کہ کالا دھن واقعی سفید کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہی یہ ساری قانون سازی کی جا رہی ہے؟ جی, اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ایسی اسکیمیں آ چکی ہیں, مگر یہ کہیں نہ رکنے والا سلسلہ ہے پاکستان میں, جس کے اوپر تمام ماہرین کو بھی اور جو ہمارے شہری بھی ہیں اور باہر کی دنیا بھی اس پہ بہت حیران ہے کہ یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کب تک ہم یہی بات کرتے رہیں گے کہ کالا دھن ہے اور اس کو سفید کیا جائے. ایسی اسکیمیں تو ریئر ہوتی ہیں, کبھی کبھی ایک لائف ٹائم آف نیشنز میں ہوتی ہیں, مگر ہمارے ہاں تو یہ روز کا مذاق اور معمول بن چکا ہے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, if I'm not wrong, you have seen the law draft جو ہے آپ نے دیکھا ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ضمن یہ بھی بتائیے گا کہ کیا چینجز ہو رہی ہیں ویسٹ کے بینکنگ سسٹم میں کہ وہاں سے وہ کہہ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹس واپس لے جائیں, ذرا تھوڑا ہمیں آپ انلائٹن کریں گے اس پر؟ جی, پاکستانی پہلے میں سیناریو بتا دوں کہ یہاں پر یہ دو اسکیمیں لانا چاہ رہے ہیں. ایک تو ٹیکس رجسٹریشن ایمنیسٹی اسکیم ہے اور دوسری ایسٹ ایمنیسٹی اسکیم. سادہ طور پہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیں کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی ہم سے کبھی نیشنل ٹیکس نمبر لیا تھا, چونکہ بعد میں انہوں نے ریٹرنیں فائل نہیں کی, تو وہ اب ہمیں سالانہ ایک بھتہ ٹائپ ٹیکس دیں, حالانکہ اس کی انکم ہو یا نہ ہو. اس طرح کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی سے کہیں کہ آپ مجھے 3 سال پہلے 50 دو, پھر 55 دو, پھر 60 دو, جو بھی فگر وہ رکھنا چاہ رہے ہیں. ابھی فگرز فائنل نہیں ہوئی اور وہ اس کی سزا یہ یاد دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے کبھی ہم سے نیشنل ٹیکس نمبر لیا تھا تو اب آپ پابند تھے کہ آپ ہمیں ریٹرن بھی دیتے. اور دوسری اسکیم یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جو بھی آپ کے اثاثہ جات تھے جس کو کبھی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا انکم ٹیکس میں, اس کو 1% کے اوپر وائٹ کر لیں, جو کہ بہت ہی ایک غیر معمولی اور جو ہے تشویشناک بات ہے, کیونکہ اس طرح سے ہم اس چیز کو لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر اس وقت ہم خود اینٹی منی لانڈرنگ لا ہم بنا چکے ہیں. دنیا میں بہت سی ہم معاہدات کے پابند ہیں کہ ہم ایسی حرکتیں نہ کریں. یہ تو میں نے لوکل ابھی اس وقت جو فیڈرل ایک میں چیز سمجھنے کے لیے یہاں سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جو پراپرٹی باہر ہے اگر اس کی قیمت $1 کروڑ ہے تو اس پر 1% اگر ٹیکس دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر حکومت یہ نہیں پوچھے گی سرکار پاکستان کے جناب وہ جو 1 کروڑ آپ نے جس سے وہ ایسٹ بنایا وہ آپ نے کہاں سے لیا تھا, نہیں پوچھے گی, بلکہ یہ کہہ دیا کہ نیب بھی اس کے بارے میں کوئی عمل نہیں کرے گی, FIA والے بھی نہیں پوچھ سکیں گے. یعنی ہم یہ اس طرح کا قانون لانا چاہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ انکم ٹیکس میں آپ کا ایسٹ جو ہے اس کو مان لیا جائے, بلکہ آپ کو تمام کرمینل پروسیڈنگ سے بھی جو ہے وہ مبرہ کر دیا جائے. مجھے تو بنیادی طور پر یہ کوئی کالا دھن سفید کرنے کی بات نہیں ہے, یہ جو کرمنلز ہیں ان کو وہ جو کوئی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے جو انہوں نے ماضی میں جس طریقے سے بھی پیسہ کمایا غلط طریقے سے, تو وہ بیسیکلی اس سزا سے بچنے کے لیے یہ قانون سازی کی جائے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا, اور 1% ان کو دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا اگر ان کو یہ گارنٹی دے دی جائے کہ ہمیں پھر بعد میں اگر ہم الیکشن لڑیں یا ہم کوئی عہدہ لینا چاہیں یا ہم پاکستان کی پبلک لائف میں لیڈ کرنا چاہیں تو ہمارے سارے گناہ اس طرح دھل جائیں گے جیسے عام طور پہ کلرجی بتاتی ہے کہ حج کے بعد دھل جاتے ہیں. تو اس طرح یہ حج کرایا جا رہا ہے ان سارے بلیکیوں کو. جی جی بالکل, یہ ان کو جو ہے وہ ٹیکس کا حج کروایا جا رہا ہے کہ آپ اس رستے سے آ جائیں تو ہم آپ کا کام کر دیں گے. یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا سمیع ابراہیم صاحب کہ انہوں نے آپ حیرت انگیز طور پر 24 اپریل کو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس ایشو کیا کہ اگر آپ کوئی بھی پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں لگا دیں تو 2014 تک نہ آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے گا اور آپ کی انکم بھی ایگزمپٹ ہوگی. وہ بھی یہی معاملہ تھا کہ بہت سا جو پیسہ یہاں کرمینل ایکٹیویٹی سے کمایا گیا تھا اس کو آپ ایون وہاں سے ریمیٹنس سے نہیں لا سکتے تھے, کیونکہ جب آپ ریمیٹنس سے کوئی بھی پیسہ لاتے ہیں تو اس کا ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ نیو یارک میں رہ جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی ڈالر کی ریمیٹنس بغیر نیو یارک کی کلیئرنس کے نہیں ہوتی. تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں کسی بھی باہر کے بھی ادارے کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ ہم لوگوں نے یہاں جو بہت بڑی
इनकम जनरेट की है या एसेट जनरेट किए हैं उनको हम पाकिस्तान के अंदर ही यानी आदादोशुमार में ही हो मैं एक जाते और तरफ आता हूँ इसी ज़मन में। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, कल जिस तरह पेरिस में बहुत बड़ा एक जुलूस हुआ ऑस्टेरिटी के खिलाफ, 15 तारीख को मैड्रिड में था। एक पूरी दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि जो ऑस्टेरिटी है या माशी बुरान का जो दबाव है या जो उसके अखराजात हैं वो तो आम आदमी पे ट्रांसफर करते हैं। जिस तरह आज उन्होंने 5 रुपए कम किए, LPG की कीमत बढ़ा दी, तो रियासत चलाने के पैसे तो दे आम आदमी जो 5-6 हज़ार रुपये कमाता है, और जो ऊपर बिलियंस को मैनेज कर रहे हैं उनको टैक्स हाली दे दो। तो ये पूरी दुनिया में, उधर वेस्ट में भी इसके खिलाफ एक माशी बेचैनी है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी, वेस्ट का मॉडल ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें तो वो ये कर रहे हैं कि बहुत सख्ती कर रहे हैं कि आपका जो पैसा बाहर पड़ा था, जो अंदाज़न है कि इस वक्त $40 ट्रिलियन के करीब ऑफशोर में पैसा पड़ा है, और बहुत से मुल्कों ने स्विट्ज़रलैंड के साथ और लिechtenstein और दूसरे जो टैक्स हेवन्स थे उनके साथ मुआहदात कर लिए हैं कि आप ये सारे का सारा टैक्स की शक्ल में हमें वापस दीजिए, और इन लोगों का जो टैक्स बनता है वो हमारी रियासत का हक है। अमेरिका में आपको याद होगा कि उन्होंने UBS बैंक स्विट्ज़रलैंड के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की। एक वहाँ पे उसी बैंक के अंदर एक मुखबर थे जिन्होंने बताया कि किन किन अमेरिकन्स ने वहाँ पैसा रखा हुआ है, और 740 मिलियन का पहली दफ़ा वो उसको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे रहे हैं, मगर अमेरिकन्स कहते हैं कि ये अमाउंट तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अच्छा, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मुझे आपकी एक तहकीक याद आ गई। आपका मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, पाकिस्तान के पैसों का आपने को ऑथर किया था आर्टिकल अपनी एहलिया के हमरा। उसमें कुछ तखमीना लगाया था कि पाकिस्तान के कितने काला धन बाहर पड़ा है, उस बारे में बताएंगे कुछ हमें? जी, उसके बारे में अभी जो हमारे बहुत से सारे जो जगह से दोबारा से वेरिफिकेशन हुई है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि ये 500 अरब डॉलर से कम नहीं है, जबकि इंडिया का इस वक्त कोई 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक मामला पहुंच चुका है। ख़ुद सारे दुनिया के ममालिक से बाहर टैक्स हेवन में, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि 40 ट्रिलियन डॉलर के करीब इस वक्त अंदाज़ा है कि बाहर पड़ा हुआ है। तो ये एक, चूँकि रियासती अदारे अब इस बात के ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि ये इसके अंदर जो ईरा ऑफ बैंकिंग सीक्रेसी है मस्ट बी ओवर। OECD ने इसके ऊपर बिल्कुल इशू कर दिया, पाकिस्तानी भी इस पर एक्सपोज हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन हमारा रिस्पांस और दूसरे मुल्कों के रिस्पांस में जो बुनियादी फ़र्क है, मैंने अर्ज़ किया कि वो इसके बारे में एक जो मुनसफ़ाना और एक कानूनी तरीका अख्तियार कर रहे हैं, और लैक्सिटी नहीं दे रहे अपने लोगों को, बल्कि उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, और कहा है कि अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो देयर विल बी गेम ऑफ नेम एंड शेम, फिर हम आपके नाम भी पब्लिश कर देंगे, और इससे पहले आप रियासत को टैक्स दे दीजिए। हम उल्टा ये कह रहे हैं कि तुम ये करते भी रहो, हम तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। इंडिया में भी उन्होंने इसके ऊपर 400 सफ़े की एक हुकूमत ने ब्लैक इकॉनमी के ऊपर और कैसे उसको टैकल करना है एक पूरा पेपर इशू किया है, और 50 के करीब जो हैं मेयर्स इशू किए हैं कि वो कैसे इसको वापस भी लाएंगे और मुल्क के अंदर भी सख्त लेंगे। हमारा रवैया पैरालिसिस वाला हर एक फील्ड में होता जा रहा है कि जैसे हम बिल्कुल अपने रिस्पॉन्सेस को छोड़ चुके हैं, और हमने शिकस्त खुर्दा जहन की, ये जो अभी CBR की स्कीम्स, FBR की स्कीम्स आ रही हैं, ये एक शिकस्त खुर्दा जहन को नुमाया करती हैं। उन्हें पता है किन किन लोगों ने टैक्स बचाया है, मगर उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। सही है, ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इस पर हम बात तो मजीद कर ही रहे हैं, डिफरेंट स्टोरीज भी अभी हमारे पास हैं, लेकिन एक कॉलर मौजूद हैं और मैं चाह रहा हूँ कि कॉलर को ज़रूर शामिल कर लें। सिद्दीक साहब हैं लंदन से, उनसे बात करते हैं। जी सिद्दीक साहब। शायद वो नहीं रहे। सिद्दीक साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, काफी देर से वो होल्ड पर थे और मैं कोशिश करी थी कि उन्हें जरूर शामिल कर लिया जाए, बहरहाल गालिबन उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं थोड़ा सा कमेंट भी कर दूं। अब 500, अभी डॉक्टर साहब मुझे सुन रहे होंगे यकीनन कि 500 अरब डॉलर, और अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 180 बिलियन की हमारी टोटल मैशियत है, तो आप ये अंदाजा लगाएं कि उससे 2 गुना या 2.5 गुना हमारे पैसे वहां पड़े हैं, और हम अपने बच्चों को डीजल ना होने की वजह से मार रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा बोध, डॉक्टर साहब मैं है ना अभी हमारे पास, डॉक्टर साहब ये एक अजीब बात है कि हमने इंसानों ने इस ग्लोब पे इतनी गुंजाइश पैदा कर ली है कि हमें इस जिल्लत की जरूरत नहीं है। 40 ट्रिलियन वहां पैसा पार्क पड़ा हुआ है, और नीचे जो है वो रोजाना 1132-30 बच्चे भूख से पाकिस्तान में मर जाते हैं। तो ये क्या बोध है? जो रूलिंग क्लासेस होती हैं, अगर वो अपने आप को
इस हद तक भी महसूस ना करें कि अगर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करनी भी है तो उसके लिए भी तो कोई तरीके बनाने पड़ते हैं ना। एक कैपिटलिज्म की भी एक मोरालिटी होती है, हर निज़ाम की एक मोरालिटी तो होती है। जब आप उसकी मोरालिटी को छोड़कर सरीहन लूट मार और केओस की तरफ जाते हैं तो फिर ये हालात पैदा होते हैं। जर्मन्स ने ये कहा कि हाँ जी जर्मन्स को बहुत पैसे की ज़रूरत है, आप हमसे ज़्यादा टैक्स ले लें। तो अमीर तबके तो वहाँ पे भी हैं, उनका भी कुछ पैसा बाहर पड़ा हुआ था, मगर वो तैयार हैं इस बात पर कि उनकी अपनी जो स्टेक हैं वो जर्मन रियासत के साथ हैं। ग्रीक्स जो हैं वो डिसिप्लिन में नहीं थे, अब उनको खींचा जा रहा है। हमारा क्राइसिस ये है कि जहाँ के जो हुक्मरान तबके हैं वो ये महसूस नहीं कर रहे कि क्या पाकिस्तान के अंदर रहकर जो उनको मराआत हासिल हैं क्या उनको वो हाथ से खो देना चाहते हैं। अगर उन्होंने ये रवश नहीं छोड़ी और अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस नहीं किया और लूट मार की इस चीज़ को जारी रखा तो अल्टीमेटली लोग तो डूब ही चुके हैं और उनका बुरा हाल होगा, मगर ये खुद भी लूज़र होंगे। सो समझाने की बात ये है इन लोगों को कि हमें एक कंसेंसस की तरफ जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि जी मैंने इतना टैक्स चोरी किया था, अब मैं इसका 30% देने को तैयार हूँ, और रियासत की वजह से अगर हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन कमीशन बना लें तो चलिए फिर भी बात आगे वो तो शर्मिंदा भी नहीं है इस बात पर। वो तो चाह रहे हैं कि हमने जो किया है वो जस्टिफाइड है, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर मड स्लिंगिंग रोज़ करते हैं और बैठकर सबकी जो क्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स बाहर हुए हैं सबको पता है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जब वो एक दूसरे से उनका झगड़ा होता है तो फिर दे स्टार्ट टेलिंग ट्रूथ अबाउट ईच अदर। अल्टीमेटली वो छुपाना तो चाहते हैं, मगर जब ये रियासती लड़ाइयाँ होती हैं, कश्मकशें बढ़ती हैं, तो इसका भी एक पहलू होता है कि जो आपको तारीख़ का जदलियाती निज़ाम होता है वो ख़ुद भी इन मरात याफ्ता तबकों को एक्सपोज करता जाता है और फिर रियासत के अंदर से बेहतरी की गुंजाइश भी पैदा होती है। लेकिन वक्ती मायूसी से मेरा ख्याल है कि इस वक्त ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू यकीनन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इन तमाम इशूज़ पर बात तो हमारी चलती ही रहती है, लेकिन मैं चाह रही थी कि वक्त बहुत कम है तो जल्दी जल्दी आप लोगों की स्टोरीज की तरफ आएं। अगर आप डॉक्टर साहब की किसी बात पर कमेंट करना चाहें समी साहब। मैं सिर्फ एक ही बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि हमारे यहाँ इस बात का अदराक नहीं हो रहा, पूरी दुनिया, यानी उन्होंने बताया कि हर मुल्क ने कवानीन बना लिए, पैसे वापस लेके आ रहे हैं और लोगों को बहुत पहली दफा स्टेट जो है वो पैसे वापस ले रही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि 1% दे के तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भी बच जाएं, अपना सारा काला धन भी साफ कर वो उसको वाइट कर लें, तो ये तो उस जो बीमारी है उसको हवा देने की मानद है, उसको ज्यादा बढ़ाने की मानद है। अगर आप ये बात देखें, इतना सिनिसिज्म मैंने कभी नहीं देखा, इतने सिनिसिज्म के साथ नीचे आप कीमतें बढ़ा रहे हैं और 1% लेके चोरी को जो है आप जायज करार दे रहे हैं। और मुल्क कहाँ खड़ा है डॉक्टर साहब तो बेहतर बता सकते हैं कि जहाँ हमारी मैशत में साथ जरा अर्ज कर दूं कि ये जो फ्लड आया था, पीपल्स पार्टी के अपने जो वजीर भी हैं और जनाब वहाँ सदर भी हैं बलूचिस्तान के, वो फरमा रहे हैं 3% लोगों तक हम नहीं पहुंच सके। अवाम जमूर अवाम 97% लोग ऑन देयर ओन है और उसके बाद 22 अरब रुपए की हमने फसलें तबाह कर ली और हमारे इसकी तरफ कोई यानी ध्यान नहीं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैंने आपको खबर दी कि यहाँ से हिजरत करके बाहर जा रही है। ये अच्छा, आप इससे क्या लगता है पैसे, डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए, इसका मतलब यह है कि जो लोग यहां से पैसे बाहर ले जाते हैं उनका इस रियासत पे कोई तयक्कुन फेथ ही नहीं है, यहां के बैंकों को भी वो अनसेफ समझते हैं, ये सिर्फ यहां से पैसे इकट्ठे करने के लिए बना है ये मुल्क। देखिए इसमें दो बातें हैं, एक तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर थे जिन्होंने यहाँ रोज़गार मुहैया किया, उनको जब जानो माल का ख़तरा हुआ तो बहुत से बाई वे ऑफ कंपल्शन गए। एक तो वो तबका है जिसके बारे में हिस्टोरिकली आप कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में जो है वो काम किया। अब जो हालात उनके लिए हमने पैदा किए हैं सियासी तौर पर, माशी तौर पर और जो समाजी तौर पर, वो भी हमने उनके लिए फेवरेबल नहीं रहने दिए। दूसरा वो तबका है जो ऊपर कुछ कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहा बल्कि इस लूट मार के निज़ाम में और इनसे भी भत्ता वसूल करता है, फिर दूसरे लोगों से भी करता है। वो उस निज़ाम के अंदर उन्होंने जो ऑलरेडी पाकिस्तान का था उसको भी बर्बाद किया है। तो हमें दोनों में डिस्टिंक्शन करनी होगी कि दरअसल ये नाकामी उन चंद लोगों की है जिन्होंने इन लोगों को भी मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान से भाग जाएं और जो हमारी अपनी रियासत के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए थी आहिस्ता आहिस्ता वो अरोड होती जा रही है। जो असल पॉइंट है इस वक्त सोचने का कि क्या हमारी अपनी रियासत के साथ कमिटमेंट, उसके साथ लॉयल्टी क्यों अरोड हो रही है और इसको हमें वापस कैसे रिस्टोर करना है। सही है डॉक्टर साहब, आपके आने से आज ये बड़ा फायदा हुआ है कि काजी साहब और समी साहब का कुछ झगड़ा भी कम हुआ है। समी साहब आपकी जानिब आऊंगी। एक स्टोरी जो मैंने पहले बयान की थी वो भी आवाम से डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो बैरून मुल्क
کالز آتی ہیں پاکستان میں، اب ان کا ریٹ وہ 1.5 سینٹ پر کال پڑتی تھی جو امریکہ سے کال آتی تھی. قاضی صاحب اب وہ 10 سینٹ پر منٹ وہ کال چلے. بینیفیشری کون ہوں گے یہ بتا دینا. اس کا کیا ہوگا؟ اس میں سے کون سے پیارے جمہوری ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کا جو سب سے بڑا جو نقصان کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں نا، یعنی وہ سیٹ لگا لیتے ہیں اور پھر کال کا جو پیسہ ہے وہ بجائے پی ٹی سی ایل کو جانے کے وہ ڈائریکٹلی ان پرائیویٹ کمپنیوں کو چلا جاتا ہے، جو بیسیکلی وہ جو حکومت کی زیر پر جو اکابرین ہیں مثلا ان کو پتا ہوتا ہے جن کا یہ کام ہے کہ ان کو روکنا ہے، انہی کی زیر پرستی وہ چلتے ہیں، تو وہ اب غیر قانونی کام بڑھ جائے گا. اس میں کچھ فگر دیکھ رہا تھا کہ 40 کروڑ منٹ جو ہے نا سالانہ وہ پہلے پاکستان کو آتے تھے، پھر اس میں جب یہ ریٹ میں کمی ہوئی تو 3 گنا اس میں اضافہ ہو گیا تھا. 1 ارب اور 20 کروڑ منٹ کی کالز آ رہی تھی. لیکن اب ایک تو وہ جو سرکاری خزانے میں کال جائیں گی ان کی تعداد میں کمی ہو جائے گی، اور وہ جو پیسہ ہے وہ بار بار صحیح وہ تمام لوگ جو ہیں اس کو اٹھا کے لے جائیں گے. اور یہ اس کی ضرورت نہیں تھی. پوری دنیا میں اب تو وہ سیٹلائٹ ٹیلی فون وہ جرمنی کی کمپنی نے بنایا، 1 ٹائم کاسٹ ہے، اس کے بعد کالز ہی فری ہیں. پوری دنیا میں ان چیزوں کی قیمت سستی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو ایک اننیسیسری برڈن ہے، اور اس کا پیسہ سرکار کو نہیں جائے گا، اس کا پیسہ وہی مال غنیمت ہے وہ جو پھر 1% وائٹ وہ دے کے تو واپس جو لے کے آئیں گے پیسہ ان کو چلا جائے. اچھا، آپ کی دوسری سٹوری بڑی امپورٹنٹ ہے ISI کا جو آپ نے ذکر کیا تھا. ہاں، یہ بھی روزنامہ دنیا میں ہے خبر کہ وہ جو وزارت داخلہ کے ماتحت انہوں نے کہا ہے انسداد دہشت گردی کی آپ اتھارٹی کو نہ کریں. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ، یعنی ISI کا یہ کہنا ہے کہ اس کو آپ اس کے ڈائریکٹ کر دیں جو وزیر اعظم صاحب، کیونکہ پھر بہت سارے ان کے ایشوز ایسے ہیں جس طرح ان کے جو سورس آف انفارمیشن ہے اس پر کمپرومائز ہوتا ہے، اور وہ اب اس پر تو ارباب اختیاری فیصلہ کریں گے، یا قاضی صاحب اگر کوئی رائے زنی کرنا چاہیں تو. ISI کے حوالے سے یہ جو آپ کر رہے ہیں، وقت ویسے بڑا کم ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کوشش کر چکی ہے، یہ رائٹ ایگزیکٹو کا ہی ہے. دیکھیں سپریم کمانڈر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، مگر یہاں ایشو کیا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب کو بھی انوالو کر لیتے ہیں اس ڈسکشن میں، کہ آپ کو کلیم کرنے پڑتے ہیں اپنے رائٹ، آپ کو اپنے اختیارات کلیم کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ 1% پہ لوگوں کی منی وائٹ کرنے کے چکر میں رہیں تو پھر آپ کو آپ کے اختیار کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، چند سیکنڈز ہمارے پاس صرف رہ گئے ہیں. اچھا، میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو میں نے آج عرفان صدیقی صاحب کا کالم چنا تھا اور مینگل صاحب، اس کے بارے میں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے چل رہا ہے بلوچستان کا، کل انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس پر بات کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر اکرام حق صاحب، آپ نے ہمیں خصوصی طور پر جوائن کیا. آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی دعوت دیں گے. قاضی صاحب آپ لوگوں کا بھی شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.